वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी पीक्यूसी। हाँ, सुनने में तो ये सब बहुत फ्यूचर की बातें लगती हैं, है ना? बिल्कुल, लेकिन आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी, बैंकिंग और डेटा प्राइवेसी, इन सब के लिए ये आज बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। सही बात है। इस पूरी चर्चा के लिए हमने काफ़ी सारे सोर्सेज देखे हैं। मेक यूज़ ऑफ सिक्योर वर्क्स, इंडियाज़ क्वांटम ईपॉक, विकिपीडिया पे काइबर के डिटेल्स और कुछ प्रेजेंटेशंस, उटीमा को, व्हाइट हाउस रिपोर्ट भी। हाँ, काफी सॉलिड जानकारी है। तो कोशिश यही रहेगी कि आसान भाषा में समझें कि ये खतरा कितना रियल है, इससे बचने के लिए क्या हो रहा है यानी पीक्यूसी, और हाँ, भारत इसमें कहाँ खड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्वांटम कंप्यूटर अलग कैसे हैं। हाँ, ये बिट्स और क्यूबिट्स वाला फंडा। एग्जैक्टली। आज के कंप्यूटर बिट्स यूज करते हैं, 0 या 1 बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्विबिट्स पर चलते हैं। और क्यूबिट्स वो थोड़े अजीब हैं। हाँ, वो क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे सुपरपोजिशन। मतलब एक क्यूबिट एक ही टाइम पे 0 और 1 दोनों हो सकता है, जब तक उसे मेजर ना करें। बिल्कुल। और दूसरा है एंटेंगलमेंट। इसमें 2 क्यूबिट्स ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक का स्टेट पता चलते ही दूसरे का भी पता चल जाता है इंस्टेंटली, चाहे वो कितनी भी दूर हो। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा क्षमता है क्यूबिट्स की, यही हमारे आज के इंक्रिप्शन के लिए प्रॉब्लम है। प्रिसाइसली। आज के जो मजबूत इंक्रिप्शन मेथड्स हैं, जैसे AES 256 या RSA 2048, हाँ, जो हम रोज यूज करते हैं। हाँ, वो इस बात पर टिके हैं कि बड़ी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो आसान है, पर उसके प्रोडक्ट से वापस वो प्राइम नंबर्स ढूंढना, वो आज के कंप्यूटर्स के लिए प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसी पर तो सारी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बेस्ड है, RSA, ECC वगैरह। एकदम सही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वांटम एल्गोरिथम है, शॉज एल्गोरिथम। हाँ, इसका नाम सुना है। ये इस फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम को, मतलब गुणनफल से वापस प्राइम नंबर्स निकालने वाली समस्या को, बहुत तेजी से सॉल्व कर सकता है। कितना तेज? मतलब जो काम आज के सुपर कंप्यूटर को शायद लाखों साल लगे, वो एक ठीक ठाक साइज का स्टेबल क्वांटम कंप्यूटर शायद कुछ घंटों या दिनों में कर दे। ओ बाप रे, ये तो पूरी डिजिटल दुनिया की सिक्योरिटी की नींव हिला देगा। बैंक अकाउंट्स, सरकारी सीक्रेट्स, हमारी चैट्स, सब कुछ। यही सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, तो एक मिनट, ये खतरा सिर्फ फ्यूचर के डेटा के लिए है या जो डेटा आज एन्क्रिप्ट होकर घूम रहा है वो भी गया? यही तो असली चिंता है। इसी को कहते हैं हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर स्ट्रैटेजी, HNDL। हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर मतलब ये कि देश या साइबर क्रिमिनल्स आज ही भारी मात्रा में एन्क्रिप्टेड डेटा चुराकर जमा कर रहे हैं। ये वो डेटा है जिसे वो आज पढ़ नहीं सकते। जैसे सरकारी फाइल्स, कंपनी के सीक्रेट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मेडिकल डेटा। बिल्कुल। वो बस इंतजार कर रहे हैं किस चीज का? क्वांटम कंप्यूटर बनने का। हाँ, जिस दिन उनके पास एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर आ गया, वो इस सारे पुराने जमा किए हुए डेटा को डिक्रिप्ट कर लेंगे। माय गॉड, मतलब जो सीक्रेट्स आज से 10-20 साल पुराने हैं वो भी सेफ नहीं है। और इसी से जुड़ा है वो क्यू डे वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, क्यू डे। ये वो हाइपोथेटिकल दिन है जब क्वांटम कंप्यूटर इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो कॉमनली यूज होने वाले पब्लिक की इंक्रिप्शन को तोड़ सकें। कब आएगा ये क्यू डे? कुछ अंदाजा है? सिक्योर वर्क्स वाले कुछ कह रहे थे। देखिए, अंदाजे अलग अलग हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं 2030 के आसपास, कुछ थोड़ा बाद में। सिक्योर वर्क्स ने भी इसका जिक्र किया है, पर डेट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्यू डे का इंतजार नहीं करना है। पूरी दुनिया के सिस्टम्स को क्वांटम सेफ बनाने में सालों, शायद दशक लग जाएंगे। तैयारी तो अभी से करनी होगी, क्यू डे से बहुत पहले। सही बात है, इंतजार किया तो बहुत देर हो जाएगी। तो जाहिर है अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। क्या कर रहे हैं हम इससे बचने के लिए? बिल्कुल। और सॉल्यूशन का नाम है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, PQC। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मतलब क्वांटम के बाद की क्रिप्टोग्राफी। हाँ, एक तरह से ये नए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं। इन्हें खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि ये आज के क्लासिकल कंप्यूटर और फ्यूचर के क्वांटम कंप्यूटर्स दोनों के हमलों को झेल सके। अच्छा, तो ये आज के इंक्रिप्शन से अलग कैसे हैं? इनका मैथ्स अलग है? हाँ, इनका मैथमेटिकल फाउंडेशन अलग है। ये उन प्रॉब्लम्स पर बेस्ड नहीं है जिन्हें शॉर्स एल्गोरिदम आसानी से सॉल्व कर लेता है, जैसे फैक्टराइजेशन। तो फिर किस पर बेस्ड हैं? ये अक्सर लैटिस बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, हैश बेस्ड सिग्नेचर्स या मल्टीवेरिएट क्रिप्टोग्राफी जैसी चीजों पर बेस्ड हैं। ये ऐसी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें फिलहाल क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल माना जाता है। ओके,
और इन नए PQC एल्गोरिदम्स को स्टैंडर्डाइज करने का कोई प्रोसेस चल रहा है? जैसे अमेरिका की निस्ट बॉडी कुछ कर रही है शायद। हाँ बिल्कुल। निस्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने 2016 में एक ग्लोबल कंपटीशन शुरू किया था। दुनिया भर से PQC एल्गोरिदम्स के प्रपोजल्स मंगाए थे। काफी लंबा प्रोसेस चला होगा। बहुत, कई राउंड्स हुए। पहले राउंड में 69 कैंडिडेट्स थे, फिर 26, फिर तीसरे राउंड में 7 फाइनलिस्ट्स और 8 ऑल्टरनेट्स बचे। बहुत रिगरस टेस्टिंग और एनालिसिस के बाद NSIT ने अगस्त 2024 में पहले PQC स्टैंडर्ड्स फाइनलाइज कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। वाह, तो कौन से एल्गोरिदम्स चुने गए हैं फाइनली? कुछ नाम जिन पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, 3 मुख्य एल्गोरिदम्स पहले सेट में स्टैंडर्डाइज हुए हैं। पहला MLKIM, पूरा नाम है मॉड्यूल लैटिस बेस्ड की एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म। ये बेसिकली कीज को सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए है। ये क्रिस्टल स्काइबर नाम के एल्गोरिदम पर बेस्ड है। ओके, MLKEM यानी काइबर। दूसरा है MLDSA, मॉड्यूल लैटिस बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। ये डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए है और ये क्रिस्टल्स डिलेडियम पर बेस्ड है। ये भी डिजिटल सिग्नेचर के लिए है, पर ये SPHICS+ पर बेस्ड है। ये हैश बेस्ड है, जो काफी अलग अप्रोच है। इसमें ये काइबर MLKM का नाम आजकल काफी सुनने में आ रहा है। ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? हाँ, काइबर जो अब MLKM स्टैंडर्ड है, वो की एक्सचेंज के लिए है, की एनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म या केम। केम मतलब आसान भाषा में? आसान भाषा में इसका काम है 2 पार्टीज के बीच एक सीक्रेट की बनाना सिक्योर तरीके से। फिर उस की से आप डेटा एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। ये मॉड्यूल लर्निंग विद एरर्स या MLWE नाम की लैटिस बेस्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है, जिसे क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा माना जाता है कि ये उनके लिए मुश्किल है। और काइबर के अलग-अलग सिक्योरिटी लेवल्स भी हैं। काइबर 512, 768, 1024 जो करीब-करीब आज के AES 128, 192, 256 बिट्स जितनी सिक्योरिटी देते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी है या असल में कहीं यूज भी हो रहा है? नहीं, यूज होना शुरू हो गया है, अक्सर हाइब्रिड मोड में। हाइब्रिड मोड? हाँ, मतलब कनेक्शन बनाते टाइम पुराना तरीका जैसे RSA या ECC और नया PQC तरीका जैसे काइबर, दोनों इस्तेमाल होते हैं। इससे 2 सेशन कीज बनती हैं। अगर फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर पुराने वाले को तोड़ भी दे तो भी PQC वाली की कनेक्शन को सिक्योर रखेगी। एग्जैक्टली। AWS की मैनेजमेंट सर्विस, सिग्नल मैसेंजर का नया PQXDH प्रोटोकॉल, OpenSSL, Wolf SSL जैसी लाइब्रेरीज, ये सब काइबर को अपना रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और टर्म सुनने में आता है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD। क्या ये PQC जैसा ही है? नहीं, ये PQC से काफी अलग है। QKD कीज एक्सचेंज करने के लिए क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करता है। उसका क्या फायदा है? एक बड़ा फायदा है कि अगर कोई बीच में सुनने की कोशिश करे, ईव्सड्रॉपिंग, तो क्वांटम स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है और पता चल जाता है। तो ये ज्यादा सिक्योर हुआ ना? पता लगाने के मामले में हाँ, पर इसकी अपनी चैलेंजेस हैं। QKD को स्पेशल हार्डवेयर चाहिए, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल। लंबी दूरी पर मुश्किल है और इसका स्टैंडर्डाइजेशन अभी PQC जितना मैच्योर नहीं है। अच्छा। हाँ, यूटीमाको जैसे सोर्सेज और कई सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे अमेरिका की NSA, जर्मनी की BSI, फ्रांस की ANSSI, उनका मानना है कि फिलहाल PQC ज्यादा प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल और डिप्लॉय करने लायक सोल्यूशन है। इसे मौजूदा सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करना आसान है। समझ गया। तो PQC वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन है जिसे दुनिया अडॉप्ट कर रही है। हाँ। अब सवाल यह है कि इसे लागू करने में क्या चल रहा है और इसमें भारत का क्या रोल है? इम्प्लीमेंटेशन तेज हो रहा है। जैसा हमने कहा, सिग्नल, एप्पल अपने मैसेजिंग एप्स में PQC ला रहे हैं। सिग्नल ने काइबर के साथ PQXDH यूज किया, एप्पल ने PQ3। और VPNs वगैरह? हाँ, कई बड़े VPN प्रोवाइडर्स, प्रोटॉन VPN, एक्सप्रेस VPN, नॉर्ड VPN, वो भी अपने प्रोटोकॉल्स में काइबर बेस्ड PQC जोड़ रहे हैं। जैसे नॉर्ड VPN ने अपने नॉर्डलिंक्स प्रोटोकॉल में से डाला है। कुछ शुरुआती दिक्कतें भी आ रही होंगी। हाँ, थोड़ी बहुत। जैसे PQC कीज थोड़ी बड़ी हो सकती हैं या परफॉर्मेंस पर हल्का असर पड़ सकता है, पर इन पर काम चल रहा है। ठीक है। और भारत, हमारा देश, इस क्वांटम रेस में कहाँ है? भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को, इसके खतरे और अपॉर्चुनिटी दोनों को बिल्कुल पहचाना है।
सरकार ने 2023 में एक बहुत एम्बिशियस नेशनल क्वांटम मिशन NQM लॉन्च किया है। हाँ, इसका बजट भी काफी बड़ा था शायद। करीब 6,000 करोड़ रुपए का, और लक्ष्य है भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाना, स्वदेशी कैपेबिलिटीज के साथ। ये एक होल ऑफ नेशन अप्रोच है। सरकार, एकेडेमिया, इंडस्ट्री सब मिलकर काम करेंगे। इस मिशन के मेन पिलर्स या गोल्स क्या हैं? मिशन के अंडर 4 मेन थीमेटिक हब्स यानी टी हब्स बनाए जा रहे हैं। पहला, टी हब 1 है क्वांटम कंप्यूटिंग पर। लक्ष्य अगले 5 साल में 50 से 100 क्यूबिट्स और 8 साल में 1000 क्यूबिट्स का स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर बनाना। एम्बिशियस। दूसरा हब टी हब 2। टी हब 2 है क्वांटम कम्युनिकेशन। इसमें भारत के अंदर करीब 2000 किलोमीटर तक सिक्योर सैटेलाइट बेस्ड और फाइबर बेस्ड QKD नेटवर्क बनाना है, खासकर डिफेंस, गवर्नमेंट, बैंकिंग जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए। तीसरा, टी हब 3 है क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। इसमें अल्ट्रा सेंसिटिव क्वांटम सेंसर्स बनाने हैं। इनका यूज हेल्थ केयर जैसे बेहतर MRI, सिविल इंजीनियरिंग, नेविगेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन में हो सकता है। और चौथा, टी हब 4 है क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। क्वांटम डिवाइस बनाने के लिए जो एडवांस्ड मटेरियल्स चाहिए, सुपरकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नैनो स्ट्रक्चर्स, टोपोलॉजिकल मटेरियल्स, वो डेवलप करना। ये तो बहुत बड़े गोल्स हैं। अच्छा, हम जैसे आम प्रोफेशनल्स के लिए, इंजीनियर्स, बैंकर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, उनके लिए इस क्वांटम मिशन का क्या मतलब निकलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इंडियाज क्वांटम एपॉक वाले सोर्स में एक इंटरेस्टिंग टर्म यूज हुआ है, क्वांटम ट्रांसलेटर्स। क्वांटम ट्रांसलेटर्स। हाँ, मतलब हमें सिर्फ क्वांटम साइंटिस्ट ही नहीं चाहिए, हमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग चाहिए जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के बेसिक समझें और उसे अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकें। जैसे वो बैंकर जो PQC माइग्रेशन की ज़रूरत और रिस्क को समझें, वो डॉक्टर जो क्वांटम सेंसर से आने वाली नई डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटीज़ को समझें, वो लॉयर जो क्वांटम ब्रेक होने वाले डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स की लीगल इम्प्लीकेशंस को समझें, या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो PQC लाइब्रेरीज यूज़ करना सीखें, या शायद फ्यूचर में क्वांटम एल्गोरिथम्स को लागू करें। मतलब क्वांटम लिटरेसी जरूरी हो जाएगी। बिल्कुल, आने वाले टाइम में ये बहुत ज़रूरी स्किल सेट बन सकता है। जाहिर है ये सब आसान नहीं होगा। क्वांटम कंप्यूटर बनाने में और PQC को लागू करने में मेन चैलेंजेस क्या है? टेक्निकल लेवल पे क्वांटम कंप्यूटर बनाने में सबसे बड़ी चुनौती है क्यूबिट्स को स्टेबल रखना। क्यूबिट्स बहुत नाजुक होते हैं। नाजुक मतलब जरा सी भी बाहरी गड़बड़ी, टेम्परेचर चेंज, वाइब्रेशन, कोई स्ट्रे पार्टिकल उनकी क्वांटम स्टेट, सुपरपोजिशन या इंटेंगलमेंट को खत्म कर सकती है। इसे डीकोहेरेंस कहते हैं। इसीलिए उन्हें बहुत ठंडा रखना पड़ता है। हाँ, ज्यादातर क्वांटम कंप्यूटर्स को एब्सोल्यूट जीरो के करीब ठंडा रखना पड़ता है और बाहरी नॉइज से बचाना पड़ता है। ये बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स है। हजारों या लाखों स्टेबल, एरर करेक्टिंग क्यूबिट्स वाला फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाना अभी भी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है। और मौजूदा सिस्टम्स को PQC पर लाने में भी दिक्कतें होंगी। वो व्हाइट हाउस रिपोर्ट में माइग्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी का जिक्र था। हाँ, PQC माइग्रेशन अपने आप में एक मेमथ टास्क है। व्हाइट हाउस रिपोर्ट कुछ जरूरी स्टेप्स बताती है। पहला, क्रिप्टोग्राफिक इन्वेंट्री। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को ये पता लगाना होगा कि उनकी सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में कहाँ कौन सी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है। ये अक्सर मैनुअल और ऑटोमेटेड दोनों तरीकों से करना पड़ता है। फिर प्रायोरिटी तय करनी होगी। कौन से सबसे जरूरी डेटा, हाई वैल्यू एसेट्स और सिस्टम्स, हाई इम्पैक्ट सिस्टम्स हैं जिन्हें पहले अपग्रेड करना है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पुराने सिस्टम्स PQC सपोर्ट ही ना करें? बिल्कुल, बहुत सारे लेगेसी सिस्टम्स या कुछ खास हार्डवेयर डिवाइस शायद PQC एल्गोरिथम्स चलाने लायक ना हो। उन्हें पहचानना और उन्हें रिप्लेस या रिटायर करने का प्लान बनाना जरूरी होगा। और सिस्टम्स के आपस में बात करने का क्या? इंटरऑपरेबिलिटी? हाँ, वो भी एक बड़ी चिंता है। अगर एक सिस्टम PQC पर चला गया और दूसरा नहीं, तो वो सिक्योरली कम्युनिकेट कैसे करेंगे? और हाँ, कॉस्ट। अमेरिकी सरकार का अनुमान था कि सिर्फ उनके लिए ये माइग्रेशन $7 बिलियन से ज्यादा का हो सकता है। बाप रे, सोचिए पूरी दुनिया के लिए ये कितना बड़ा काम होगा। और फिर जो बॉडीज नए PQC इम्प्लीमेंटेशंस को सर्टिफाई करती हैं, जैसे अमेरिका की CMVP, उन पर भी जबरदस्त प्रेशर आएगा। फ्यूचर की बात करें तो क्वांटम इंटरनेट का भी कॉन्सेप्ट है। ये क्या भला है, आज के इंटरनेट से अलग? हाँ, ये QKD से भी एक कदम आगे की चीज है। क्वांटम इंटरनेट का गोल है
क्यूबिट्स यूज करके सीधे इंफॉर्मेशन भेजना, ना कि सिर्फ कीज। इसकी क्या कैपेबिलिटीज होंगी? पोटेंशियल जबरदस्त है। पूरी तरह सिक्योर कम्युनिकेशन जो ईव्सड्रॉपिंग पकड़ ले, अलग अलग क्वांटम कंप्यूटर को जोड़ के ज्यादा पावरफुल कंप्यूटेशन करना, क्लॉक्स का अभूतपूर्व सिंक्रोनाइजेशन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टेलीस्कोप्स को जोड़ना। इसके लिए तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। बिल्कुल, क्वांटम चैनल्स, फाइबर या फ्री स्पेस, क्वांटम रिपीटर्स, क्योंकि क्यूबिट्स कॉपी नहीं हो सकते, तो लंबी दूरी के लिए इंटैंगलमेंट स्वैपिंग जैसी टेक्निक्स चाहिए, और एंड नोड्स जो क्यूबिट्स बना और माप सकें। स्टेफनी वेनर और उनके साथियों ने इसके डेवलपमेंट के कई फेज बताए हैं। इसके लिए एक पूरा नया नेटवर्क स्टैक बनाना होगा, जैसे आज TCP/IP है। ये अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, पर संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। ये सब सुनकर तो लगता है क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ खतरा ही खतरा है, पर क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है, खासकर सिक्योरिटी के लिहाज से? सिक्योर वर्क्स वाला सोर्स कुछ कह रहा था शायद इस पर। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। क्वांटम कंप्यूटर दोधारी तलवार जैसे हैं। वो इंक्रिप्शन तोड़ सकते हैं तो सिक्योरिटी को बेहतर भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे वो बहुत तेजी से बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करके नए और छिपे हुए थ्रेड्स जैसे जीरो डे एक्सप्लॉइट्स या APTs को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और? वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। AI के साथ मिलकर साइबर अटैक्स को ज्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में बग्स ज्यादा तेजी से ढूंढ सकते हैं। नेटवर्क की वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग बहुत जल्दी कर सकते हैं। शायद क्रेडेंशियल चोरी या रैंसमवेयर अटैक्स को रोकने में भी मदद कर सकें। तो ये वाकई एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, खतरा भी है और पोटेंशियल भी। अब आखिरी सवाल, ऑर्गेनाइजेशंस को और हम जैसे आम प्रोफेशनल्स को इस क्वांटम फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी क्रिप्टोग्राफिक इन्वेंट्री बनाना या अपडेट करना। उन्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ-कहाँ लेगेसी क्रिप्टोग्राफी पर डिपेंडेंट है। उसके बाद PQC माइग्रेशन की प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। हाई रिस्क सिस्टम्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उन सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिन्हें अपग्रेड या रिप्लेस करना पड़ेगा, और जहां पॉसिबल हो PQC एल्गोरिदम्स की टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। और हम लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स या प्रोफेशनल्स के लिए क्या सलाह है? हमारे लिए जरूरी है कि हम PQC और क्वांटम कंप्यूटिंग के इम्पैक्ट के बारे में जानें, अवेयर रहें। हमें अपनी अपनी इंडस्ट्री में उन प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज को पहचानना होगा जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से अफेक्ट हो सकती हैं। और वो क्वांटम ट्रांसलेटर वाली बात? हाँ, हमें समझना होगा कि फ्यूचर के वर्कफोर्स के लिए क्वांटम रेडी होना इम्पॉर्टेंट होगा। जैसा NQM के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, हमें किसी ना किसी रूप में क्वांटम ट्रांसलेटर बनने के लिए तैयार रहना होगा, जो इस नए टेक्नोलॉजी और अपनी फील्ड के बीच ब्रिज बना सकें। चलिए, तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने समझा कि क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा रियल है, खासकर हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर वाली स्ट्रैटेजी बहुत चिंताजनक है। हाँ, और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC वो सोल्यूशन है जिस पर दुनिया काम कर रही है। NIST स्टैंडर्ड्स और काइबर जैसे एल्गोरिदम्स इसमें अहम है। भारत भी अपने नेशनल क्वांटम मिशन के जरिए इस रेस में पूरी तरह शामिल है। बिल्कुल, लेकिन PQC पर माइग्रेट करना एक कॉम्प्लेक्स, महंगा और चैलेंजिंग काम होगा। इसमें टेक्निकल और लॉजिस्टिकल दोनों तरह की हर्डल्स हैं। और ये भी याद रखना जरूरी है कि क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ खतरा नहीं है, ये सिक्योरिटी को बेहतर बनाने का जरिया भी बन सकता है, और क्वांटम इंटरनेट जैसी एक्साइटिंग संभावनाएं भी हैं। एकदम। बिल्कुल। तो अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे इंटरनेट ने हमारी दुनिया बदल दी, क्या क्वांटम कंप्यूटिंग अगला बड़ा वैसा ही बदलाव लाएगा? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं लगता, ये फ्यूचर की सिक्योरिटी, इकोनॉमी और शायद हमारे समाज के स्ट्रक्चर से भी जुड़ा है। आप इस आते हुए क्वांटम युग के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं? थैंक्स फॉर वेटिंग टिल हियर। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ।